मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया, मैं नेता नहीं पड़ता। आज मेरी आत्मा पीड़ित है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? एक इनकम टैक्स ऑफिसर का आम आदमी हो जाना, इस आम आदमी का अन्ना के आंदोलन में जाना, पार्टी के रूप में लौटना, दिल्ली की सियासत को साधना, फिर सत्ता को सारथी बना, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री कर देना, भ्रष्टाचार में जेल जाना और जेल से लौट जनता के लिए अदालत लगाना। क्या ये सब महज नौटंकी है या फिर रणनीति की स्याही से लिखी जा रही एक ऐसी इबारत जिसको भाजपा की सियासी समझ बार बार पढ़ती तो है लेकिन समझ नहीं पाती। समझ पाए भी तो कैसे? विकसित का जो चश्मा उसकी आंख पर समय से पहले चढ़ गया है, उसके शीशे का पावर इतना कहाँ है कि उसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी रोजमर्रा की जरूरतों से जूझ रहा आम आदमी दिख सके। उसे पता है कि इस देश में आम चुनाव होता है। इस आम चुनाव में खास मात्र आम आदमी ही होता है। इस आम आदमी के पास न तो भ्रष्टाचार की समझ है और न ही समझने के लिए समय। हाँ, भ्रष्टाचार को वह गलत मानता है, पर ये नहीं जानता है कि कौन वाला भ्रष्टाचारी भ्रष्ट है और कौन वाला नहीं। आइए इसी को जानने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर चलते हैं। यहाँ पर कल का इनकम टैक्स अफसर आज देश के सबसे बड़े संगठन की दुखती रग पर उंगली रख सवाल पूछ रहा है। ये आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ, आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला?
मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूरा देश आज मोहन भागवत जी से ये प्रश्न पूछना चाहता है। केजरीवाल के इस सवाल पूछने पर कई सवाल उठ रहे हैं। इनमें दो मुख्य हैं। पहला, क्या केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर सवाल पूछने का अधिकार है? दूसरा, क्या केजरीवाल संघ अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सवाल पूछ सकते हैं? तर्क दिया जा रहा है कि केजरीवाल पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप है, तो वे कैसे भ्रष्टाचार पर सवाल पूछ सकते हैं? अरे भाई, 4000 करोड़ के घोटाले में सजायाफ्ता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा प्रधानमंत्री मोदी का मंच साझा कर सकते हैं, तो केजरीवाल सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? क्या इस देश की कोर्ट ने केजरीवाल को दोषी करार दे दिया है? नहीं, कोर्ट ने जमानत दी है, और किसी नेता को जमानत मिलेगी तो क्या वह 24 घंटे मानस पाठ करेगा? वैसे भी कल को भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ तो सवाल यह नहीं है कि सवाल कौन पूछ रहा है, सवाल यह है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। सवाल गलत है तो मुंहतोड़ उत्तर दीजिए, वरना चुप कर बैठ जाइए। जहां तक सवाल यह है कि केजरीवाल संघ से क्यों सवाल पूछ रहे हैं, तो कौन नहीं जानता है कि भाजपा संघ का सहयोगी संगठन है। मोदी जी उसी में प्रचारक थे। बावजूद इसके संघ को लगता है कि उसका भाजपा से कोई नाता नहीं है, तो इसे उत्तर के रूप में सार्वजनिक कर देना चाहिए। दरअसल केजरीवाल ने वहां वार किया है जहां के दर्द को भाजपा बयां नहीं कर सकती। सच्चाई तो यह है कि भाजपा आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की रणनीति में इस कदर फंस गई है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कारण साफ है, जिस तरह भाजपा को अमृतकाल दिखा और अब विकसित भारत दिख रहा है, उसी तरह भाजपा को केजरीवाल हरियाणा में दिख रहे थे। भाजपा यह मानकर चल रही थी कि केजरीवाल जमानत पर आएंगे
तो हरियाणा के चुनाव में उलझेंगे। इससे हरियाणा में कांग्रेस का वोट बटेगा तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी बढ़ेगी। ऐसे में दोनों जगह भाजपा मजबूत होगी। भाजपा इससे भी अनभिज्ञ रही कि केजरीवाल इस्तीफा दे, खुद मुद्दाबंद भाजपा को कटघरे में खड़ा कर देंगे। आपके मन में ये चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। दोस्तों, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। इन नेताओं की मोटी चमड़ी है। इनके ऊपर जितने मर्जी आरोप लग जाएं, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, मेरे को फर्क पड़ता है। मेरे पे जब ये कीचड़ फेंकते हैं बीजेपी वाले, मेरे को जब ये चोर कहते हैं, मेरे को जब ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, मेरे को जब ये गाली देते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। आज मैं बहुत दुखी हूं। आज मेरी आत्मा पीड़ित है। मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है। मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। मेरे को कई लोग कहते हैं, कैसा आदमी है यार तू, 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया, 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, 10 प्लॉट बन जाते। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। और उसी प्यार का नतीजा है आज जब मैं घर छोड़ूंगा, मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही नवरात्रे शुरू होंगे, मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा और आप में से ही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना चालू कर दूंगा। इन्होंने, मोदी जी ने हमारे ऊपर सबसे कठोर कानून लगाया, इस देश का ईडी का कानून, पीएमएलए। उसमें बेल भी नहीं मिलती, उसमें बेल भी नहीं मिलती, लेकिन केस फर्जी था। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हम सबको बेल दे दी, क्योंकि उनको भी पता था कि केस खत्म है, केस बेकार है। उन्होंने हम सबको बेल दे दी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने केवल ईमान, जब मैं जेल से आया, मैंने मन में सोचा था, जब तक कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी नहीं कर देता, मैं दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरे को वकीलों ने कहा, ये केस अभी 8 साल चल सकता है, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, ये केस का कोई भरोसा नहीं है, ये केस अभी बहुत लंबा चलेगा। भाजपा को यह पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं। उनको पता है कब किस पर कैसे छापा मारना है, कब किस पर कौन सी धारा के तहत टैक्स लगाना है। सो इस बार उन्होंने संघ पर सियासी टैक्स लगा दिया, बता दिया कि ये जो भाजपा है संघ का सहयोगी संगठन है और इस पर उठ रहे सवालों के उत्तर की जिम्मेदारी आरएसएस की भी है। अब आपके जेहन में होगा कि दिल्ली के लोग केजरीवाल की क्यों सुने। केजरीवाल का मुकदमा अदालत में है तो जनता अदालत क्यों।
इस प्रश्न के उत्तर से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के बारे में एक गांठ बांध लीजिए। वे समाज सेवी नहीं, संपूर्ण रूप से रणनीतिकार हैं। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं। केजरीवाल को फर्क पड़ता है तो मात्र इससे कि उनके बारे में दिल्ली के वोटरों की क्या राय है। यही राय बनाने में लगे हैं केजरीवाल। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। मैं दाग के साथ नहीं जी सकता। दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है, मैं इस दाग के साथ में जी भी नहीं सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं बेईमान होता, क्या मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर सकता था? दिल्ली में बिजली फ्री करने के 3000 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर मैं बेईमान होता, ये 3000 करोड़ रुपए खा जाता, बिजली फ्री करने की क्या जरूरत थी? अगर मैं बेईमान होता, क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता? क्या जरूरत थी फ्री करने की? पैसे खा जाता सारे। अगर मैं बेईमान होता, क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता? सारे पैसे खा जाता। अगर मैं बेईमान होता, आपका इलाज मुफ्त करता, पैसे खा जाता सारे। इन लोगों की 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में कहीं बिजली फ्री नहीं है। तो चोर कौन है? इनकी 22 राज्यों में सरकार है, कहीं महिलाओं का किराया फ्री नहीं है। तो चोर कौन है? आज आपके बीच में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।